एक बात सोचिए, ह्यूमंस जब इवॉल्व होना शुरू हुए तब से लेकर आज तक के पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस कौन से होंगे आपके हिसाब से? मेरी समझ से जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था वो था व्हील का, क्योंकि उसके बाद में हुआ ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट। एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाया जा सका आराम से, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जाने लगे। पहले जो लोग बटे हुए अलग अलग ग्रुप्स में रहते थे, एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट ही नहीं था, वो खत्म होने लगा और छोटे छोटे ग्रुप्स मिलकर बड़े ग्रुप्स बनाने लगे और इससे बनने लगी सभ्यताएं यानी कि सिविलाइजेशंस। बट सैडली हमें पता नहीं है कि व्हील जैसी इंपॉर्टेंट चीज का इन्वेंशन किसने किया। क्यों नहीं पता है? क्योंकि व्हील तो तब इन्वेंट हो चुका था, मगर एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, वो इन्वेंट नहीं थी। वो थी राइटिंग यानी कि लिखना। और जब व्हील इन्वेंट हुआ तब ये लिखा नहीं जा सका कि व्हील को इन्वेंट किसने किया है, उसका कोई रिकॉर्ड हमें आज तक नहीं मिला। बट क्या आपको पता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस यानी कि व्हील और राइटिंग एक ही सिविलाइजेशन से निकल कर आया, जिसका नाम था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। आपने सुमेरियंस, अक्केडियंस, एसीरियंस, बेबीलोन जैसे नाम सुने होंगे, ये सारे इसी सिविलाइजेशन का पार्ट थे। आज के वीडियो में हम इसी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करेंगे। टर्की, सीरिया और इराक में बसी हुई, यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी की वैली में डेवलप हुई इस सिविलाइजेशन को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस कहा जाता है, यानी कि सभ्यताओं का पालना। क्योंकि एक तो यहाँ वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुरानी सिटीज थी, और दूसरा इस सिविलाइजेशन ने कई सारे कॉन्सेप्ट्स, कई सारे इन्वेंशंस पूरे वर्ल्ड को दिए हैं, जैसे कि इन्वेंशन ऑफ व्हील, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, और एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था एम्पायर्स का, यानी कि साम्राज्य बनाने का, जो इसी सिविलाइजेशन से आया। तो भाई, वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज, जिसमें हम यूनिवर्स के क्रिएशन से लेकर एक एक इवेंट को डिटेल में इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एंजॉय कीजिए ये जर्नी वीडियो बाय वीडियो। अब आज की वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट काम की बात सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड, रिलेटिव किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम हो जैसे IIT JEE का, नीट का, या फिर कॉलेज में चल रहे सेशनल्स हों, एग्जाम्स हों, या फिर जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम हो, UPSC का एग्जाम हो, तो आपको ज़रूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक लाइव मास्टर क्लास जूम पर, सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टफ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स दिए हैं, क्रैक किए हैं, जैसे कि UPSC का, गेट का, IIT JEE का, और इनको देकर मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं, स्टडी मेथड सीखे हैं, एग्जाम को एनालाइज करने के पैटर्न सीखे हैं, जिनसे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। सिर्फ 2 घंटे आप अपने मुझे दीजिए। पिन कमेंट में मैंने रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है। क्लासेस में सीट लिमिटेड है, प्लीज़ जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की कहानी। मिडिल ईस्ट में इजराइल, जॉर्डन, टर्की, सीरिया, इराक और कुवैत को कनेक्ट होता हुआ एक फर्टाइल रीजन है, जिसे बोलते हैं फर्टाइल क्रिसेंट। क्रिसेंट का मतलब होता है आधे चांद की आकृति। अभी जो आधे चांद की आकृति जैसा रीजन है, इसके अंदर यह माना जाता है कि सबसे पहले स्टेबल एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी मानव सभ्यता के द्वारा। कहा जाता है कि ह्यूमंस ने 15,000 साल पहले यहीं पर फार्मिंग स्टार्ट की थी। यहाँ आकर वो सबसे पहले बसे और हंटर गैदरर्स से कन्वर्ट होकर बने किसान यानी कि फार्मर्स। अब इस फर्टाइल क्रेसेंट में भी जो राइट साइड वाला पोर्शन है, जो टर्की, इराक और कुवैत को कवर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट नदियाँ बहती हैं, जिनका नाम है टिग्रिस और यूफ्रेटिस। ये दोनों नदियाँ पर्शियल गल्फ में जाकर समुद्र में मिलती हैं और इस रीजन को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बना देती हैं। अब जिन्होंने भी वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के पिछले वीडियोस देखे हैं, उनको मालूम होगा कि मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि किसी भी सिविलाइजेशन की शुरुआत किसी न किसी नदी के चारों तरफ हुई थी, क्योंकि नदी के पास में होता है फर्टाइल रीजन, और वो अच्छा होता है एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड थी पुरानी सिविलाइजेशंस। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी थी इंडस यानी कि सिंधु नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड, इजिप्शियन सिविलाइजेशन बनी थी नाइल रिवर के अराउंड, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बनी थी टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी की इन वैलीज में। इसका मेजर पोर्शन प्रेजेंट डे इराक में था और थोड़ा पोर्शन साउथ ईस्टर्न टर्की और कुवैत में था। इनफैक्ट मेसोपोटामिया वर्ड का मतलब ये है लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, और ये 2 रिवर्स की रीजन थी जिसके कारण इतना अच्छा एग्रीकल्चर, इतनी अच्छी खेती हुआ करती थी कि बहुत सारा सरप्लस फूड यहाँ पर रहा। और जैसे ही कहीं सरप्लस फूड होता है,
खाने की चिंता लोगों को नहीं होती है, तब वो सेटल होना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग कामों में व्यस्त होते हैं। इंसान सिर्फ खाने को ढूंढने से ऊपर आकर और कुछ क्रिएटिव करने के बारे में सोचता है। फिर रिलीजन डेवलप होता है, राज्य डेवलप होते हैं, अलग अलग थॉट्स आते हैं, गॉड यानी कि भगवान की पूजा अर्चना करना लोग शुरू कर देते हैं और अलग अलग स्टोरीज में बंद कर रह जाते हैं, और इनको बोला जाता है सिविलाइजेशन। अब टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के चारों तरफ एग्रीकल्चर तो अच्छा था, मगर ये दोनों नदियां बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थी। जैसे कि हमने पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था कि वहाँ की नदियाँ जो कि इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, वो एक पीरियोडिक वे में फ्लड होती थी, यानी कि मानसून में उनमें पानी ज़्यादा बढ़ता था और बाकी समय में रिसीड यानी कि कम हो जाता था। मगर टिग्रिस और यूफ्रेटिस में ऐसा नहीं था, ये कभी भी फ्लड हो जाती थी, कभी भी यहाँ सूखा पड़ जाता था। तो बहुत ही हैपजार्ड सिचुएशन थी, अनप्रिडिक्टेबल सी सिचुएशन थी। इस कारण यहाँ पर लोगों का भगवान में विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उनको लगा कि कोई सुपर नेचुरल पावर है जो सब कंट्रोल कर रहा है और उसको खुश रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर कहते हैं ना, भगवान भी उन्हीं की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं, और ये बात इन सिविलाइजेशन के लोगों को भी समझ में आई। इसीलिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमने देखा कि बहुत सारे डैम्स और रिवर्स को कंट्रोल करने के सिस्टम्स यहाँ पर बनाए गए थे। इन्होंने कैनाल्स बनाए जिससे रिवर का पानी चैनलाइज हो सके, इरिगेशन में हेल्प कर सके। ये तिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर बहती थी नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ वो सारा का सारा सिल्ट और फर्टाइल सॉइल को बहाकर ले आती थी। इसलिए साउथ की तरफ का जो रीजन है इस फर्टाइल क्रिसेंट में, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, वो सदर्न रीजन काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। इसलिए जो मेजर बड़ी बड़ी सिटीज़ थी वो यहाँ ज़्यादा डेवलप हुई साउथ में कंपेयर टू नॉर्थ। मेजर सिटीज़ जैसे कि उरुक, बेबीलोन, निवेनेह, असुर जैसी सिटीज़ हमें साउथ साइड में ही देखने को मिलेंगी। और इस सिविलाइजेशन का इतिहास सिर्फ 4-5 हज़ार साल पुराना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि नियोलिथिक रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ 10,000 BC में, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन यानी वो रिवॉल्यूशन जब इंसान स्टोन एज से बाहर निकलकर एग्रीकल्चर की तरफ मुड़ा था, उस टाइम से यहाँ पर कोई ना कोई सेटलमेंट रहा है और कंटिन्यूअस रहा है। तो चलिए फटाफट से एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड्स के बारे में इस सिविलाइजेशन के। 6500 BCE से 4000 BCE तक बोला जाता है उबैद पीरियड, जिसमें फार्मिंग की शुरुआत होने लगी धीरे धीरे। 4000 BCE से 3100 BCE तक बोला जाता है उरुक पीरियड, जिसके अंदर सुमेरियंस डेवलप हुए। यहाँ पर अर्बन सिटीज हमें देखने को मिली और पॉलिटिकल सोशल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। 3600 BCE में देखा जाता है कि क्यूनीफॉर्म स्क्रिप्ट के फॉर्म में राइटिंग यानी कि लेख लिखना यहाँ पर स्टार्ट हुआ। इससे लेटर्स भेजना, रिकॉर्ड कीपिंग, बुक्स लिखना यहाँ पर डेवलप होने लगा। 3100 BCE में उरुक नाम की सिटी अपने पीक पर पहुंच चुकी थी, बहुत एडवांस थी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड थी और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड यानी कि अर्बनाइज्ड थी वो सिटी। उस समय सिटी वॉल्स के अंदर इसकी पॉपुलेशन थी लगभग 40,000 और इसके आसपास के विलेजेस को भी कंबाइन कर लें तो 80 से 90 हज़ार लोग इस सिटी में रहा करते थे। इसके बाद 2350 से 2250 BCE के बीच में अक्केडियन एम्पायर स्टार्ट हुआ। ये वर्ल्ड का पहला साम्राज्य बना यानी कि एक्सपांशन हुआ। एक इंपॉर्टेंट पर्सन ने एक से ज़्यादा सिटीज़ को, बड़े एरिया को कैप्चर करना स्टार्ट किया और अपनी बाउंड्रीज को फैलाना स्टार्ट किया, जिसे एम्पायर बोला जाता है। और इस एक एम्पायर ने एक साथ बहुत सारी सिटीज़ को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बांधा। इस अक्केडियन एम्पायर में सारी की सारी सुमेरियन सिटीज़ एक सिंगल रूलर के अंडर में आ गई। इसके बाद में 1792 से 1750 BCE के बीच में बेबीलोन एम्पायर काफ़ी ज़्यादा राइज में आया और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट किंग होते थे जिनका नाम था हम्मुराबी। हम्मुराबी का जो रिटन कोड है, जो लॉज उन्होंने लिखे हैं, वो आज भी काफ़ी फेमस हैं। हम्मुराबी ने बेबीलोन एम्पायर का एक्सपेंशन किया और मोस्ट ऑफ मेसोपोटामिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया और बेबीलोन को वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे डेवलप्ड सिटी उन्होंने बना दिया, जिसकी पॉपुलेशन उस समय थी 1.5 लाख से 2 लाख लोगों की। तो चलिए, अब डेट्स की बोरिंग बातें तो हमने कर ली, अब बात करते हैं इसकी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों की। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जब शुरू हुई थी तब यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल रिवर नेचर के कारण, कभी सूखा कभी बाढ़, इसके कारण लोगों का भगवान में बहुत विश्वास था। और जो सिविलाइजेशन के सुप्रीम हुआ करते थे, यानी कि जो एक सोसाइटी को गवर्न करते थे, वो होते थे प्रीस्ट यानी कि पुजारी, जो भगवान से लोगों को कनेक्ट कर सके। इसीलिए इन प्रीस्ट को सुप्रीम समझा जाता था और सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स जो हुआ करते थे वो होते थे टेम्पल्स यानी कि मंदिर। धीरे धीरे भगवान की जगह इंसान ने ले ली और किंग्स का जन्म हुआ। इन किंग्स को लोगों ने सुप्रीम समझना शुरू किया और टेम्पल्स की जगह जो पैलेसेस होते थे, किंग के घर होते थे, वो सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स होने लगे।
ऐसा माना जाने लगा कि किंग को खुद भगवान ने अपॉइंट किया है, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं और लोगों को रूल करने के लिए बने हैं। मेसोपोटामिया की सोसाइटी हायरार्किकल थी, जिसके अंदर अपर क्लास थी, मिडिल क्लास थी, लोअर क्लास थी, आज की तरह। और यहाँ पर जो राइटिंग थी, जो स्क्रिप्ट थी, वो समझने वाले सिर्फ अपर क्लास के लोग होते थे। हर किसी इंसान को लिखने की इजाज़त नहीं थी, ना इनकी लिपि सीखने की इजाज़त थी। इसलिए जिन लोगों को लिखना और पढ़ना आता था वो काफ़ी एलीट समझे जाते थे। अब राजा होने के बावजूद जो प्रीस्ट हुआ करते थे, पुजारी हुआ करते थे, उनका काफ़ी ऊपर का स्टेटस था सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वो लिखने पढ़ने का काम करते थे। इसके अलावा जो स्क्राइब्स होते थे, जो किताबें लिखते थे, रिकॉर्ड्स लिखते थे, बही खाते लिखते थे, उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था सोसाइटी में और वो भी अपर एलिट में समझे जाते थे। मिडिल क्लास में मर्चेंट होते थे, फिशरमैन होते थे, किसान होते थे और बहुत सारे व्यापारी हुआ करते थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान जिसके कारण सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई वो थे फार्मर्स, जो सबसे लोअर क्लास में आते थे और वो 85% थे पूरी पॉपुलेशन के। बट मेसोपोटामिया में इस अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बाद भी नीचे एक और क्लास थी जो थी स्लेव्स की, यानी कि गुलामों की। मेसोपोटामिया में स्लेव कल्चर भी था और आदमियों को ओन करने की परंपरा थी। इन स्लेव्स के कोई राइट्स नहीं हुआ करते थे, ये पूरी तरह से अपर क्लास एलिट्स के गुलाम हुआ करते थे और उनके जीवन पर इनका पूरा हक था। अब मेसोपोटामिया की इकोनॉमी की अगर बात करें तो वो एग्रीकल्चर में तो रिच थे, मगर बाकी सब में बहुत पुअर थे और बाकी रिसोर्सेज की भरपाई वो करते थे एक्सटर्नल ट्रेड से। उन्होंने सी रूट्स के थ्रू, लैंड रूट्स के थ्रू इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रखे थे। मेसोपोटामिया का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि उन्होंने सबसे पहले एक कमोडिटी बेस्ड करेंसी सिस्टम चालू किया। मैंने अपनी एक करेंसी वाली वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था। मेसोपोटामिया में हर चीज फूड ग्रेन्स में मेजर की जाती थी। हर एक चीज की कॉस्ट होती थी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन। फॉर एग्जांपल, किसी इंसान की एक दिन की मजदूरी के बदले उसे 1 किलो बार्ले दे दिया जाता था। उस 1 किलो बार्ले को वो बाजार में जब लेकर जाता तो उसके बदले में बहुत सारी चीजें खरीद कर ला सकता था, टमाटर, सब्जियां या फिर अपने लिए कपड़े खरीद सकता था। अगर किसी इंसान के पास में बहुत ज्यादा फूड ग्रेन इकट्ठा हो जाता तो वो उसे एक सेंट्रल डिपॉजिटरी में डिपॉजिट करवा सकता था और बदले में रिटर्न चेक्स ले सकता था, जो एक फॉर्म ऑफ ग्रेन बैंक थी। यूं समझ लीजिए कि जो आज हमारे पास में नोट है, रुपया है, वो उस समय बार्ले या फिर फूड ग्रेन्स हुआ करते थे। यहाँ पर लर्निंग और इनोवेशन के बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स भी डेवलप हुए। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते थे और इनके रिसर्चर्स भी यहाँ पर मौजूद थे। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेसोपोटामिया ने वर्ल्ड को दिया था, जो कि था टैक्स सिस्टम को। हर एक इंसान पर सरकार द्वारा, यानी कि किंग द्वारा एक टैक्स लगाया जाता था जो कि उसे भरना पड़ता था। इस टैक्स से जो स्टेट की कमाई होती थी उससे डेवलपमेंट के काम किए जाते थे। यह सिस्टम पूरी दुनिया को इतना पसंद आया कि आज तक चल रहा है। तो चलिए अब जल्दी से डिस्कस करते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड को क्या क्या दिया। सबसे पहले तो मैंने जैसा बताया आपको, राइटिंग और स्क्रिप्ट इन्होंने सबसे पहले दी। बुक्स लिखना, रिकॉर्ड्स रखना, इसने दुनिया को समझाया। व्हील का इन्वेंशन ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया में ही हुआ था और व्हील के इन्वेंशन के साथ साथ यहाँ पर चैरियट्स यानी कि रथ का भी इन्वेंशन हुआ था। मेसोपोटामिया में बेस 60 का एक नंबर सिस्टम यूज किया जाता था। यहाँ की मैथमेटिक्स भी काफ़ी अच्छी डेवलप्ड थी। एस्ट्रोनॉमी में ये काफ़ी अच्छे थे, प्लैनेट्स के मूवमेंट को ट्रैक किया करते थे। इरिगेशन सिस्टम और इंजीनियरिंग यहाँ पे अच्छी थी। सिटी प्लानिंग, कैनाल्स बनाना, डैम्स बनाना, इनको बहुत अच्छे से आता था। आर्किटेक्चर इनका अच्छा था। मड ब्रिक्स को यूज करके इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाए। इनफैक्ट बेबीलोन सिटी की जो थिक वॉल्स हैं वो आज भी फेमस हैं, इंटैक्ट हैं और वर्ल्ड में हमेशा चर्चा में रहती हैं। इसके अलावा मेटलर्जी, ग्लास मेकिंग, कपड़ा बनाना, बोट्स बनाना, बहुत सारी चीज़ें मेसोपोटामिया में हुई थी। किंग हम्मुराबी जो बेबीलोन के राजा थे, जिनकी हमने पहले बात भी की थी, उन्होंने कुछ लॉज लिखे थे जिसे कोड ऑफ हम्मुराबी कहा जाता है। ये काफ़ी फेमस हुए थे। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव थे और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट दुनिया को दे गए थे कि सब कुछ पहले से ही लिख दो। राजा को हर चीज़ में, हर केस में डिसाइड नहीं करना पड़ता है कि मुजरिम को क्या पनिशमेंट दिया जाए। इसी कोड से इंस्पायर होकर अलग अलग किंगडम्स ने अपने क्रिमिनल लॉज बनाए, सिविल लॉज बनाए और कानून का कॉन्सेप्ट दुनिया में आया। मगर किंग हम्मुराबी का जो कोड था वो काफ़ी अजीब था। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक इंसान अपने मकान में रह रहा है और वो मकान की छत गिर जाती है और उस छत को गिरने से उस इंसान के बेटे की मौत हो जाती है। तो जो बिल्डर है जिसने वो मकान बनाया था, उसके बेटे को मौत की सज़ा मिलेगी ताकि उसको भी इक्वली उतना ही दुख पहुंच सके जितना उस इंसान को पहुंचा है। तो जो एन आई फॉर एन आई वाली कहावत है वो इसी हम्मुराबी कोड से ही आई है शायद। इसके अलावा दुनिया के 7 अजूबों में एक अजूबे का नाम शामिल है जो इस सिविलाइजेशन का पार्ट था, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन।
बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे और ये सारे के सारे गार्डन में कन्वर्ट कर दिए गए थे। ऐसा लगता था कि एक वर्टिकल गार्डन है, एक स्टोरी के ऊपर दूसरी स्टोरी, तीसरी स्टोरी, और सभी पूरी तरह से हरी हैं, ढकी हुई हैं। इनकी कुछ पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, मगर एग्जैक्टली आज के टाइम में वो गार्डन एग्जिस्ट नहीं करते, केवल उनके खंडहर, उनके अवशेष हमें मिले हैं। इसके अलावा द एपिक ऑफ गिलगमेश, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेचर कहा जाता है वर्ल्ड का, वो इसी सभ्यता में लिखा गया था। तो चलिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हमने कर ली मेसोपोटामिया की। अब जानते हैं कि इसका डिक्लाइन, इसका पतन कैसे हुआ था। मेसोपोटामिया का डिक्लाइन एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस था। ऐसा नहीं था कि कुछ 1-2 सालों के अंतराल में ये पूरी तरह से साफ हो गई। सबसे पहले तो जो सिविलाइजेशन एकदम स्ट्रांग थी वो धीरे धीरे वीक हुई। कैसे हुई? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण। जब कई हजार सालों तक एक ही सॉइल पर एग्रीकल्चर चला तो धीरे धीरे ओवर इरिगेशन के कारण सॉइल में सैलिनिटी आने लगी। सॉइल की प्रोड्यूस वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। फिर पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी होने लगा, तो धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था वो कम होने लगा। प्रोड्यूस कम हुआ तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। अमीरी से गरीबी की तरफ देश चले गए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बाहर के आक्रामक ग्रुप्स ने, ट्राइब्स ने लगातार यहाँ पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। लगातार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो चलते ही थे, इंडिविजुअल सिटी स्टेट्स में और एम्पायर्स के बीच में। एम्पायर्स एक्सपैंड करना चाहते थे और सिटी स्टेट्स अपना वजूद खोना नहीं चाहते थे। और एक्सटर्नल इन्वेजन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण भी था। हर एक राजा ने यहाँ पर टैक्स बहुत लगाए हैं, और टैक्स से जो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है वो होती है लोअर क्लास। इस लोअर क्लास को कोई मतलब नहीं है कि हमारा राजा कौन है। इनको तो बस ये चाहिए कि जो हमारा राजा है वो बहुत ही अत्याचारी है, क्योंकि वो हमसे हर साल लगान वसूल करता है। तो इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो नोमैडिक ट्राइब्स को, अलग अलग बाहर से आने वाले इन्वेडर्स को पनाह देते थे, उनको गाइड कर देते कि आप आओ, हमारे राजा को उसकी जगह से हटाओ, इस होप में कि शायद जो आगे से आएगा अगला राजा वो हमारे लिए कुछ भला करेगा। मगर एक के बाद एक राजा आते गए, इन्वेडर्स आते गए, किसी ने इस टैक्स को कम नहीं किया। और इन सभी मल्टीपल फैक्टर्स के कारण धीरे धीरे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी वो एक डिक्लाइन की तरफ चली गई। धीरे धीरे लोग यहाँ से पलायन कर गए, ये सिटीज़ खाली हो गई। बट मैं ये कहूँगा कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई। एक के बाद एक रूलर्स कंटिन्यूसली यहाँ पर आकर राज करने लगे। किसी न किसी की टेरिटरी का पार्ट जरूर थी मेसोपोटामिया। पहले इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने एम्पायर में शामिल किया, फिर सेल्यूसिड एम्पायर आया, फिर एक के बाद एक एम्पायर आए, और ईयर 600 CE में मुस्लिम एम्पायर यानी कि अरब वर्ल्ड का जन्म हुआ यहाँ पर, और अब अरब वर्ल्ड के अंदर में ये आता है। बट आप चिंता मत कीजिए, इन सभी एम्पायर्स के बारे में और इनकी स्टोरी के बारे में हम अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में आगे की वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप या आपका कोई भी फ्रेंड, रिलेटिव किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो कमेंट्स में मैंने लिंक दिया है, उनको क्लास ज़रूर ज्वाइन करने के लिए कहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज की बाकी की वीडियोस आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जो करेंसी वाला मेरा वीडियो था जिसमें मैंने बार्ले से स्टार्ट करके वर्ल्ड में करेंसी कैसे डेवलप हुई इसके बारे में बताया, वो वीडियो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। मैं चलता हूँ अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।